नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। क्राइम का कहकहरा कोई कोक से सीख कर नहीं आता, सबके सब दुनिया में आकर इसको देखकर सीखते हैं और इसकी वजहें तमाम हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह एक ही नजर आती है और वो है लालच। तफ्तीश में आज तहकीकात लालच और गुनाह के रिश्तों की। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी वारदात जिसमें एक दो इंसान नहीं बल्कि गायब हो गया पूरा का पूरा परिवार। आखिर कहां गया वो परिवार? क्या किसी हादसे का शिकार हो गया या फिर खुद ही किसी वजह से हो गया गुमशुदा? बाबू काहे इतना परेशान हो? बिटिया का फोन नहीं लग रहा, बंद बता रहा है। अब नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसमें, अब इतना परेशान ना होइए आप। बेटा परेशानी तो है, विधवा जवान बेटी, ऊपर से 2 बच्चे हैं और ये नया मकान, अलग से एक लफड़ा। इतना आसान काम नहीं बेटा निभाना। और फिर तुम तो उसके भाई हो ना, तुमको भी तो उसका ख्याल रखना चाहिए। बाबूजी आप परेशान ना हो। परेशान ना हो, हमको तो डर लग रहा है, न जाने क्या होगा। हे भगवान, धमकी दे रहे हो हमें? अब देना जवाब तो पुलिस को। पिता मुरारी लाल की चिंताएं बेवजह नहीं थी। उनकी बिटिया शालू के साथ कोई ना कोई वारदात हो चुकी है, लेकिन मकसद क्या है इस वारदात का? किस तरह से गायब हो गया पूरा परिवार? तमाम सवाल उठ रहे थे, लिहाजा मुरारी लाल शालू उर्फ बेटिया की तलाश में निकल पड़ा। अब कहाँ ढूंढे? हफ्ता भर हो गया इस शहर में, इस अनजान शहर में हम कहाँ ढूंढे बिटिया का? है मोहल्ला तो यही बताया था, नवीन घर। हाँ, नवीन घर, C46B। लेकिन ये C46B हम इस शहर में कहाँ ढूंढे? बिटिया एक दिन हमसे कही रही कि बापू ये नया मकान आके देख जाओ, लेकिन हमका मौका नहीं लगा। ऐसे हालात में आना पड़ रहा है हमका। अब बाबूजी हार मान कर मत बैठो, खामखा परेशान हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, सब ठीक है ठाक रखे। भैया जी ये मकान नंबर C46B कहाँ है? क्यों, क्या करना है? भैया हमारी बिटिया वहाँ रह रही, सालू। हाँ, सालू ओकेर नाम है। हाँ, हम तो 48B में रहते हैं। सालू वही ना जिसके रजनी और रानी 2 बच्चियाँ थी? हाँ, वह वो तो पिछले 1 हफ्ते से कहीं गई है, घर में ताला भी पड़ा है। हम लोगों ने सोचा किसी रिश्तेदारी में गई होगी। नहीं, रिश्तेदारी में नहीं गई है। उसका 1 हफ्ते से फोन नहीं मिल रहा है। तसल्ली रखो बाबू। कहाँ तसल्ली रखी है? 1 हफ्ता हो गया बिटिया से बात न हुई। कौन रिश्तेदार क्या गई? बहुत टाइम बीत गया है। हाँ, चलो पुलिस थाना। हाँ, हुजूर साहब। जी बताइए, क्या तकलीफ है आपको? हुजूर हमारी बेटी इसी मोहल्ले में रहती थी, C46B में। तो हम क्या करें उसमें? हमारा परेशान करता होगा या सास ससुर दहेज की डिमांड करते होंगे? ये सब यही करने भर चलिए रह गई। हुजूर हम जानते हैं आपके ऊपर बहुत दबाव है, हमारी फरियाद सुन लेते तो बड़ी कृपा होती। सारा दिन यही सब सुनते रहते हैं। तो सब घर के मसले सुलझाए या माननीयों के जानवर ढूंढे बस। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, लेकिन हमारी बेटी कसम से। साहब हमारी बहन शालू नवीन घर ही था साहब, वो मकान नंबर C46B में रहती थी और साहब उसका फोन नहीं मिल रहा है। तो अब हम फोन ढूंढवाएं? साहब बात तो सुन लीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं साहब, इसीलिए आपसे मदद की उम्मीद लेकर आए थे और आप सब बात ही नहीं सुन रहे। साले अभी 4 लाठी मारेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। निकल यहाँ से। क्यों कर बदतमीजी? देख रहा साहब हमारी मदद कर रहा है और तू बीच में बोले जा रहा है। साहब बच्चा है, माफ कर दीजिए इसको, माफ कर दीजिए। जल्दी बताओ जो कुछ कहना, टाइम नहीं है हमारे पास। हमारा नाम मुरारी लाल है, ये हमारा बेटा जितेंद्र है। मामला क्या है? हुजूर हमारी बेटी की शादी इसी मोहल्ले में 2006 में हुई थी, सूरज सिंह नाम के व्यक्ति से। 2014 में दामाद का देहांत हो गया। वो सरकारी नौकर थे, उनकी जगह मेरी बिटिया को नौकरी मिल गई थी।
कुछ पैसा भी मिल गया था। उसने मंसूर नाम के आदमी से मकान का सौदा कर लिया था। वो क्या कहते हैं बेटा, बाय एंड रेंट सिस्टम। हाँ, खरीदो और किराए पर भी रहो। 10 लाख रुपए पेशगी भी दे दी थी। 5,000 रुपए महीना किराया था, 7 साल तक देना था। इसके बाद मकान उसका हो जाए। मामला क्या है? मंसूर बेटी ने बताया कि मंसूर उसको परेशान करता है और मकान वापस लेना चाहता है। क्यों? इसलिए कि हुजूर जो नया वाला पुल बना है ना, वहीं पर वो मकान है। उसकी कीमत 50 लाख रुपए हो गई है। हमको मंसूर पर शक है। क्या शक है? उठा लिया या मार डाला? साहब आप वर्दी में हो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी। बदतमीज, बार बार बहस कर रहा है। तू जा देख साहब जो है किस तरीके से हमारा मदद कर रहा है। तू हुजूर इसको माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। 1 हफ्ता हो गया है, बिटिया से बातचीत तक तो नहीं हुई है हमारी, न उसके बच्चों का पता है। हुजूर हमारी मदद करिए। बस हम इतना चाहते हैं कि मंसूर को बुला करके उसके बयान ले लीजिए। हुजूर भाई बाप। दंपत जी साहब। मंसूर को जानते हो? हाँ जानता हूँ ना साहब, वो प्रॉपर्टी लिंक का काम करता है। बुलाओ उसको। जी सर। सर। अरे विधायक जी आप कैसे आए? हमें कहलवा देते। देखो इकबाल मियां, विधायक तो मैं तुम जैसे लोगों के लिए हूं और जनता के लिए इनका तो मैं सेवक हूं। और जब जनता को कोई बिला वजह परेशान करता है ना, तो ये विनोद राय विनोदी नहीं रहता। और जब मामला मंसूर मियां का हो ना, तो मैं उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिखता। जी सर मालूम, लेकिन मंसूर मियां के बारे में ये नहीं पता था कि ये भी। अच्छा, अबे तुम्हें दरोगा किसने बना दिया हैं? तो मंसूर मियां को नहीं जानते? हमारा सारा इलेक्शन यही देखते हैं। अल्पसंख्यक का जितना भी वोट है ना, वो यही दिलवाते हैं हमें। तुम इनको यहां ला के गिरफ्तार करके सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते हो? अरे नहीं विधायक जी, आप गलत समझ रहे हैं। आप फोन कर देते तो भी काम हो जाता, आने की जरूरत ही नहीं थी। आप हमारी भी मजबूरी समझिए। कोई भी मुंह उठा के आके खड़ा हो जाता है। बस बस, बहुत हो गया ड्रामा। अपनी खाना पूरी करो। खाना पूरी नहीं विधायक जी, हमारी बहन 2 भांजियां 7 दिन से लापता है। जब तो मंसूर क्या करे? इकबाल मियां, तुम्हें जो कुछ भी कार्रवाई करनी है ना, अपनी कार्रवाई करो और उसके बाद शराफत से बाइज्जत इन्हें हमारे घर तक छुड़वा देना। समझ गए? हम चलते हैं। ठीक है मंसूर? चाय पानी तो चाय पानी रखो तुम अपने लिए। हम जो बोले हैं उस पे ध्यान देना, वरना 2 मिनट नहीं लगेगा, तुम्हारा वर्दी और पेटी ना सब हम जमा करवा लेंगे। हम चल रहे हैं। नमस्कार। हुजूर माई बाप, हमने आपको मालिक कहा है। हम जानते हैं अब हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, लेकिन हमें भगवान पे पूरा भरोसा है। हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे। अरे तकलीफ मत कर, जाके बैठ। हाँ तो मंसूर अख्तर साहब, अब बेशक बेगुनाह होंगे, लेकिन अगर बेगुनाह है तो फिर पैरोकार की क्या जरूरत थी? विधायक जी के जाते ही सुर बदल गया। कम से कम विधायक जी का न सही,
अपने काम का तो ख्याल करना। जनाब मंसूर अख्तर साहब, दुनिया हम पुलिस वालों के बारे में न जाने क्या क्या मुगालते पाले हुए हैं कि हम घूसखोर, मक्कार, मंत्री संतरी से पिलपिलाने वाले और न जाने क्या क्या होते हैं। हम भी हैं, हाँ। पर क्या करें, कभी कभी ईमान जाग जाता है। वो तो जानते ही होगे ना, मजलूम की आह वाली बात। इसलिए अब चुपचाप ये बताओ कि इसकी बहन और भांजियों के साथ तुम्हारा क्या वास्ता है? ताली तो बनती है इस पे। ताली बजाने की आदत चमचों की होती है मंसूर अख्तर। पिताजी कुछ ज्यादा ही बोल गए। अब चुपचाप ये बताओ जो पूछा जा रहा है। अरे हमको कुछ मालूम हो तब तो बता दे। अरे बताया तो था, जो अपने मकान बचाए थे वो शालू अपने बेटियों के साथ लापता है। अरे इसलिए तो बुलाया था और आप विधायक जी को ले आए। वो शालू, वो ड्राइवर के साथ बात नहीं होगी। पैसे भी उसके साथ कहाँ से नमस्कार। नेता का चेला है, मेरी वर्दी उतरवा देगा। इकबाल साहब, अब आप देखिएगा, हम आपका क्या हाल करते हैं। क्या हम देखेंगे और क्या तुम? जो देखेगा वो देखेगा, और जिस दिन वो देखना लगेगा ना तो कुछ देखने दिखाने लायक रहता नहीं है। सुनो, फिर से आना होगा। सही और गलत का अभी तक कुछ पता नहीं, ना ही गुमशुदगी के बारे में कुछ अता पता है। क्या वाकई में मंसूर ही शालू और उसकी बेटियों के लापता होने का जिम्मेदार है? आज तफ्तीश एक लापता परिवार की, एक मजलूम पिता के संघर्ष की, सियासत और तिजारत के सितम की। मंसूर पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसको स्थानीय विधायक विनोद राय का संरक्षण हासिल था। लेकिन विनोद राय की अकड़ से इंस्पेक्टर इकबाल का जमीर जाग गया। उसने तफ्तीश शुरू कर दी। साहब, कहीं हम लोग जानबूझ के तो विधायक जी से पंगा नहीं ले रहे हैं? ऐसे केस ना जाने कितनी बार आते जाते रहते हैं। दलपत, एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि दुनियादारी, नफा नुकसान सब किनारे हो जाता है। इल्हाम होता है कि किसी मासूम को इतना मत सताओ कि उसकी आह सारी जिंदगी की खुशियों को आग लगा दे। हम तो खुद उसके आगे सर झुका के खड़े थे, उसी का घमंड आसमान से ऊंचा हो रहा था। हमें अपने आप से नफरत होने लगी थी। एक बात याद रखना दलपत, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और हमारा फर्ज, हमारा ईमान, हमारा जमीर, हमारा वकार सब जिंदा है दलपत। अब जो हो वो खुदा जाने। लेकिन इस मामले में हमने अपने आप को हक और सच्चाई के रास्ते पर डाल दिया। ऊपर वाला चाहेगा ना तो मुखबिर जल्दी खबर देगा। शालू के दफ्तर, उनके आस पड़ोस से पूछताछ की तो ये पता चला कि 27 जून से शालू कहीं दिखी ही नहीं। लोगों ने सोचा कि शायद वो मायके गई होगी। आखिर हो क्या सकता है? कहाँ बताए बच्चे, भगवान ने सारे दुख हमारे खाते में डाल दिए। पहले दामाद को उठा लिया, फिर बिटिया को विधवा बना लिया। न जाने उनके छोटे छोटे बच्चे को खाओ। पूरा शहर ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिला, न जाने कहाँ। रो मत बाबू, अब हम लोग ढूंढ निकालेंगे उनको। अब देखिए ना, पुलिस भी हमारा सपोर्ट कर रही है बाबू। हाँ बच्चा, पुलिस तो जरूर सपोर्ट कर रही है। हम देखो कन्हैया जी क्या करते हैं, कुछ न कुछ करेंगे जरूर बच्चा। सर नहीं सर, अब हम इस मामले में पीछे नहीं हट सकते।
सर उसके बाद चाहे आप मेरा तबादला करिएगा चाहे मुझे मुअत्तल कर दीजिएगा, लेकिन एक बार तो इन बेवर्दी वालों को वर्दी का जलवा दिखाएंगे जरूर। अरे हर बात पे वही जुमला, वर्दी उतरवा लेंगे, वर्दी उतरवा लेंगे। अब देखें तो सही कि कौन किसकी वर्दी उतरवाता है और कौन किसकी भरे चौराहे पर इज्जत उतारता है। जी सर, लेकिन सर अगर हमें बीच में इस केस से हटाएंगे तो? नहीं सर, हमने अपना इरादा बता दिया आपको। यस सर, जय हिंद सर। साहब। हाँ चार्ली, बहुत दिन बाद आए। हाँ सर, बहुत दिन हो गए। साहब इसके पास मजबूत खबर है, हम पूरी विवेचना करके आए हैं। जनाब 15 दिन हो रहे होंगे। हाँ, मंसूर मकान नंबर C46B से निकला था। बाहर गाड़ी में बैठने से पहले सुफियान अलमीरा को फोन किया, एक बड़े टीन के बक्से का ऑर्डर दिया। टीन का बक्सा? जी, वही जिसमें रजाई गद्दा रखते हैं। अब ये तो सर नहीं पता रजाई गद्दा, लेकिन इतना जरूर मालूम है मंसूर अख्तर एक हफ्ता पहले C46B में एक टीन का बड़ा बक्सा मंगवाया था। तो मंगवाया होगा शालू ने, उसमें कौन सी बड़ी बात। देखो चार्ली, हमें ठोस सबूत चाहिए, वरना विनोद राय कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वैसे भी SSP से कंप्लेंट कर चुका है। सर इसकी पूरी बात तो सुनिए। मंसूर ने एक बसे का 7,000 रुपए दिया था। जनाब मंसूर अख्तर ने C46B का 48 लाख का बयाना लिया था। ऐसे कैसे हो सकता? जनाब ऐसे नहीं है, मैं आपके खास, आपके हर इलाके की हरकत पर नजर है। और मंसूर अख्तर ने फाफा मौके चौधरी से 12 लाख रुपए का मकान का बयाना लिया था। मंसूर अख्तर का जो ड्राइवर था उसको मैं 2 हफ्ते से सर में काजू बियर पिला रहा हूँ। तो चलो फिर गिदड़ का शिकार कर ही लिया जाए। जी सर। इंस्पेक्टर इकबाल ने अपनी तरफ से मंसूर अख्तर की पूरी घेराबंदी कर ली थी। मुखबिर के जरिए उसको पुख्ता प्रमाण दिए जा चुके थे। हर सुराग मंसूर की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। क्या मंसूर वाकई में गुनहगार है? क्या शालू और उसके बच्चों की गुमशुदगी मंसूर की ही साजिश है? आखिर कहां है शालू और बच्चे? मिलेगा हर सवाल का जवाब। ब्रेक के बाद लापता परिवार की तफ्तीश फिर जारी है। हर सबूत और गवाह सिर्फ और सिर्फ मंसूर के मुल्जिम होने की शिनाख्त कर रहे थे। चौतरफा चाक चौबंद होने के बाद पुलिस ने मंसूर को थाने बुलवाया। काहे दरोगा जी अपनी छीछा लेदर करवाने तुले हुए हैं? विधायक जी बहुत गुस्से में थे, DGP साहब को फोन लगाने वाले थे, हमने मना कर दिया। हमने कहा भाई सबका अपना परिवार होता है, हमने आपका ख्याल रखा है। रख लीजिए, हमें आपका ध्यान आ गया। अरे सुनिए तो सही मंसूर साहब, कहाँ जा रहे हैं भाई? आइए बैठिए। हम आप बैठने के लिए कह रहे हैं तो बैठ ही जाते हैं। भाई आपने हम जैसे भिखारियों के आगे ये दौलत का टुकड़ा जो फेंका, हमारे बीवी बच्चे इसी से तो पलेंगे, तभी तो हरामखोर कहलाएंगे। क्यों? मंसूर अख्तर, तुम्हारे बाप ने तुमको पाला होगा भड़ाइती करके, लेकिन हमारी परवरिश फकीरों सी है। हम ताजिर नहीं, मुहाफिज हैं मजलूमों के। तो बहुत गलतफहमी है ना तुम्हें हम पुलिस वालों के ईमान को लेके। आज सब दूर हो जाएगी, सारी ऐठन सारे गुमान दूर हो जाएंगे। हाँ, अगर इकबाल जुर्म कर लो तो बात अलग है, वरना अब तो हमारा वकील ही आपसे बात करेगा। देख के हड्डी वड्डी ना टूट जाए। जामुन को हंडिया में डाल के कस के हिलाते हैं, और जब वो जगह जगह से फूट जाता है ना, तो उस पर काला नमक डाल के तब खाते हैं, तब बनता है स्वाद। दलपत जी सर। नमक नहीं डाला? हो गया, सब गलती हमारी नहीं है।
35 लाख में शालू से सौदा तय हुआ था। हमने एडवांस भी दे दिया था। जैसे ही उसको पता चला कि 48 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, मुकर गई, 40 लाख की डिमांड करने लगी। हमने बहुत समझाया, उस दिन पूरी तैयारी कर लेने के बाद भी समझाने ही गया था। देखो शालू, हमारे तुम्हारे बीच पहले ही कमिटमेंट हो चुका था कि जब भी तुम मकान बेचोगी मुझे सबसे पहले प्रेफरेंस दोगी। लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि 11 लाख तुम कमीशन खाओगे, और फिर मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं 40 लाख से कम में नहीं बेचूंगी, और फिर 8 लाख बच भी तो रहे हैं। 8 लाख कहाँ बच रहे हैं? पुलिस से लेकर नेतागिरी सबको मैनेज करना पड़ता है, और फिर क्या मैं झुंझुना हिलाऊंगा? अगर कस्टमर लेके आ रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। घर मेरा है तो शर्त भी मेरी चलेंगी, ठीक है? और मैं 40 लाख से कम में नहीं बेचूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं पार्टी से पहले ही एडवांस ले चुका हूँ। तो हम क्या करें? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देखो शालू, मुझे दोनों रास्ते ही आते हैं, पहला सीधा और दूसरा टेढ़ा। धमकी दे रहे हो हमें? अब देना जवाब तुम पुलिस को। मेरा फोन तोड़ दिया। हम डरने वालों में से नहीं हैं। बच्चों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने देख लिया। टीन का बक्सा पहले ही मंगवा के रख लिया था, उसी में डालकर घर में ही गाड़ दिया। चलो, पैरोकार भी आ गए, इनको भी समेटो। मतलब हम बाद में आते हैं। एक बात समझ लो मंसूर मियां, दुनिया में भाईबंदी सिर्फ 2 बिना पे होती है, और वो है सच और झूठ। और खुदा का करम है कि हम सच के साथ हैं। न जाने जरायम के नुमाइंदे अपने अंजाम को समझकर भी समझना नहीं चाहते, और बारी बारी से सारी कोशिशों के बावजूद कानून की गिरफ्त में आ ही जाते। आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।